नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मैं एकनाथ जाधव, हिंदी अध्यापक कोपरगांव, आप सबका एजी विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी संयुक्त पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई की तीसरी विधा दोहा भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निज भाषा का अभ्यास करने वाले हैं। निज भाषा, निज यानी अपनी भाषा। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे प्रथम हम इस पद्य के जो रचनाकार है अर्थात कवि भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का हम परिचय देखते हैं। तो रचनाकार भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। इसी तरह उसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। खड़ी बोली से एक तात्पर्य उस बोली से है जिस पर ब्रज भाषा या अवधी आदि की छाप न हो। तो ये रचनाकार भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई। भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन काल में कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान आदि का लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में बंदर सभा, बकरी का विलाप यह एक हास्य काव्य कृतियाँ हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा यह एक हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय बैजयंती, सुमनांजलि, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह, ये सभी काव्य संग्रह है। ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कवि भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित ये दोहे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मातृभाषा को वे दोहे समर्पित किए हुए हमें दिखाई देते हैं। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो रचनाकार भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी ने इन दोहों के माध्यम से अपनी भाषा के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने तथा मिलजुल कर रहने का संदेश इस पद्य द्वारा उन्होंने देने का प्रयत्न किया है। तो आइए दोहे की एक एक पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। तो किस प्रकार पंक्ति है देखिए। पंक्ति मैं पढ़ता हूँ और उस पंक्ति में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ बताता हूँ और फिर उन पंक्तियों का भावार्थ मैं बताता हूँ। ठीक है। पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। देखो इन पंक्तियों में कठिन शब्द कौन से हैं? निज भाषा, निज यानी अपना, निज भाषा अपनी भाषा, और फिर उन्नति यानी विकास, प्रगति, फिर हिय यानी हृदय, फिर सूल यानी शूल, काटा। तो अब देखिए हम इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अर्थात
मातृभाषा ही यानी अपनी भाषा ही सभी प्रकार की उन्नति का मूलाधार है। निज भाषा की उन्नति के बिना समुचित व वास्तविक विकास संभव नहीं है। यदि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है, बिना निज भाषा यानी यदि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हृदय का कष्ट नहीं मिट सकता। अर्थात भाषा ज्ञान के बगैर ज्ञान की भूख नहीं मिट सकती। जैसे देखते हम शिशु के जन्म के बाद उसका घर ही उसकी पहली पाठशाला होती है, जहाँ बच्चा अपनी भाषा में बोलना, चलना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना आदि सब कुछ सीखता है। और यह सब सरल और संभव होता है वह किसके कारण? अपनी मातृभाषा के कारण, अपनी मातृभाषा के ज्ञान के कारण। इस प्रकार कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषा का महत्व स्पष्ट करते हैं। तो आइए अब हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, देखिए दूसरी पंक्ति किस प्रकार की है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। देखिए इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं। यद्यपि, यद्यपि यानी यद्यपि। प्रवीण, प्रवीण यानी कुशल। पै, पै यानी परंतु। हीन, हीन यानी पिछड़ा। तो इस प्रकार के ये कठिन शब्द हैं। तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। क्या कहा है कवि? इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि यानी मनुष्य अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। सब गुण होत प्रवीण, वो अपने गुणगान का पात्र हो सकता है, अपने गुणगान का धनी वो बन सकता है। परंतु पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। परंतु अपनी भाषा, निज भाषा, अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त न करने वाला व्यक्ति सदा हीन अर्थात पिछड़ा रह जाता है। अर्थात व्यक्ति भले कितना ही दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे जब तक अपनी भाषा का, निज भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तब तक वो प्रगति नहीं कर सकता। उसे अपनी भाषा में ही जो विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है उस भाषा का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, उसी में उसकी सार्थकता मानी जाती है। अर्थात अपनी भाषा के ज्ञान प्राप्त किए बिना वह खुद की संपूर्ण समाज की, देश की प्रगति नहीं कर सकता। उसने अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वह सबके पीछे रह जाएगा। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अन्य भाषाओं के साथ अपनी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करने का संदेश हमें दिया है। तो चलिए अब अगली पंक्तियां हम देखते हैं, क्या है उन पंक्तियों का अर्थ। देखिए अगली पंक्तियां हैं, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। तो इनमें भी कुछ कठिन अर्थ शब्द हैं। उसमें तब ही यानी तभी, उसी समय। और रहत, रहत यानी रहना। मूढ़, मूढ़ यानी अज्ञानी, मूर्ख। कोय, कोय यानी कोही। इस प्रकार के कुछ कठिन शब्द हमें दिखाई देते। अब इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं।
क्या कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें? कवि कहता है, क्या कहते? कवि कहते जब पूरा घर विकास करता है तभी सही मायने में विकास अर्थात प्रगति होती है। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, यानी जब पूरा घर विकास करता है तभी सही मायने में विकास अर्थात प्रगति होती है। सिर्फ स्वयं के विकास पर ध्यान देने से सभी का विकास संभव नहीं है। निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। निज शरीर उन्नति किए अर्थात सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने से, अपने विकास के ऊपर ध्यान देने से विकास नहीं होता। ऐसे में स्वयं को छोड़कर अन्य सभी पिछड़े ही रह जाते हैं। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य ने सबको, पूरी परिवार को, यानी पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। स्वयं के साथ ही सभी के विकास पर ही ध्यान देना चाहिए, तभी सही मायने में, सही अर्थ से विकास होता है। तो आइए अब अगली पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। अगली पंक्ति में कौन से कठिन शब्द है वे भी हम देखते हैं, फिर उन पंक्तियों का सरल अर्थ हम देखेंगे। तो देखिए पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। निज भाषा उन्नति बिना कब हूँ न हुए है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। इनमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं? बिना, बिना यानी बगैर, कब हूँ यानी कभी भी, कोई, कोई यानी कोई भी, और सोय, ऊपर की पंक्ति में अंतिम शब्द सोय यानी सहजता। तो अब देखते हैं इस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि अपनी भाषा के ज्ञान और विकास के बगैर कभी सहजता महसूस नहीं हो सकती। चाहे उसके लिए यानी वो महसूसता पाने के लिए कोई लाख उपाय कर ले। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से मनन, चिंतन और विचारों का आदान प्रदान करने में अधिक सुविधाजनक होती है, सुविधा होती है। अर्थात मनन चिंतन करते समय या दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते समय हम अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का जितना सहजता से प्रयोग कर सकते हैं उतना दूसरी भाषा का नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा अर्थात राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियाँ किस प्रकार की है देखिए। अगली पंक्तियाँ हैं, एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। तो इन पंक्तियों में कठिन शब्द देखिए। मति, मति यानी बुद्धि, और मूढ़, मूढ़ यानी अज्ञानी, मूर्ख। क्या है इन पंक्तियों में क्या बताया गया है? एक भाषा एक जीव, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब घर के सभी लोगों की भाषा एक होती है, अर्थात घर के सभी लोग एक ही भाषा में, मातृभाषा में आपस में बातचीत करने लगते तो उनमें आत्मीयता बढ़ जाती है, उनमें अपनापन बढ़ जाता है, सभी एक दूसरे से सहमत होते हैं, तब जाकर एकता आती है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार हमें इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एकता का संदेश देना चाहते हैं। तो आइए अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियों में कौन सी, एक भी कठिन अर्थ नहीं दिखाई देता। देखिए कौन सी पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखा तो
निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती है, अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में यदि ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती हैं तो उसका एक लाभ यह है कि ज्ञान की सारी बातें मूर्त रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, प्रत्यक्ष रूप में साकार हो जाती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अपनी भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान करने से उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि हमने अपनी मातृभाषा में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, विदेशी भाषा का हो चाहे किसी भी भाषा का हो, वो ज्ञान अपनी भाषा में दूसरों को बताना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए। आदान प्रदान करने से उसका प्रभाव प्रत्यक्ष हमें दिखाई देने लगता है। तो आइए अगली पंक्तियाँ देखिए कि कौन सी है अगली पंक्तियाँ। अगली पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वे भी हम देखेंगे। अगली पंक्तियाँ हैं, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। फिर से देखिए, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। यह गुण भाषा और मोह कबहू नाई होयो। इसमें तो कोई कठिन शब्द नहीं दिखाई देते। एक कठिन शब्द है कौन सा? महू, यानी में, मध्य। तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकलता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं जो कोई भी अपनी भाषा में निहित समाविष्ट निहित ज्ञान को सुनता है वह अवश्य लाभान्वित होता है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा में जो समाविष्ट है, जो है, वो ज्ञान हमने प्राप्त करना चाहिए, उसका अवश्य हमें लाभ होता है। जबकि यह गुण अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का हमें महत्व बताया है। अपनी भाषा में जो ज्ञान प्राप्त है वो हमने प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। तो अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियाँ है, देखिए अगली पंक्तियाँ, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। इसमें एक शब्द है देशन, नया आया हुआ शब्द देशन यानी देश। तो देखिए क्या होता है इसका अर्थ। विविध कला शिक्षा अमित यानी विविध प्रकार की कलाएं, शिक्षा और अनेक प्रकार के ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान सभी देशों से अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सब देशों से लई, यानी कवि ये कहना चाहते कि विविध प्रकार की कलाएं, विविध प्रकार की शिक्षाएं, विविध प्रकार के ज्ञान सभी देशों से हमने अवश्य प्राप्त करने चाहिए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अपनी ही मातृभाषा में होना चाहिए, अपनी ही मातृभाषा में करना चाहिए। भाषा माँ ही प्रचार यानी प्राप्त किए हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार अपनी ही भाषा में करना चाहिए। ऐसा करने से ही अधिक लाभ होता है। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि विविध भाषाओं में निहित ज्ञान को अर्जित करना अच्छी बात है, परंतु उसका प्रचार प्रसार अपनी भाषा में ही करना चाहिए, अपनी भाषा में ही होना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। तो आइए अब हम अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। और अगली पंक्तियाँ किस प्रकार की है देखिए। अगली पंक्तियाँ हैं, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध भाषा विविध लखात।
अर्थात इनमें कौन से कठिन शब्द है? भिन्न, भिन्न यानी अलग अलग। उत्पात, उत्पात यानी उपद्रव। देश, देश यानी देश। इस प्रकार तो देखिए, आइए हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारत में बहुत अधिक भिन्नताएं होने के कारण विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पाद, यानी भारत में बहुत अधिक भिन्नताएं होने के कारण विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विचारधारा और मत होने के साथ ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। विविध देश मत हो, विविध भाषा, विविध लखात, अर्थात अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विचारधारा और अलग अलग मत प्रवाह होने के कारण या होने के साथ ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह कहा है कि एक भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। वह राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार कवि ने इस पूरे पद्य में क्या कहा है? हमारी मातृभाषा का महत्व बताने का उन्होंने प्रयत्न किया है। और यह पूरे दोहे मातृभाषा को उन्होंने अर्पित किए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरे पद्य का अर्थ हमने देखा। अब इस पद्य पर आधारित जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय की ओर हम चलते हैं। देखिए कौन सा स्वाध्याय इस पद्य पर आया है? ये पद्य तो पठनार्थ पद्य है। तो चलिए तब भी हम क्या करेंगे, इस पर आया हुआ स्वाध्याय हम देखते हैं। पहले इसमें मौलिक सृजन इसमें आया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका भावार्थ मैंने आपको बताया है, वही भावार्थ इसमें लिखना है। फिर संभाषणीय इसमें आया है। हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। अर्थात इन दोहों का आधार लेकर अपने हिंदी भाषा पर अपना भाषण तैयार करना है। हिंदी भाषा का महत्व आप समझा सकते हैं। फिर लेखनीय इसमें आया है। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के कुछ उन्होंने लिखान दिया है अपने लिए। पठनीय में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी आपको ढूंढने के लिए कहा है। तो अंतर्जाल या इंटरनेट के माध्यम से या अलग अलग पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें अपने देखने, और जो महान व्यक्ति उनमें पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक जी, सेठ गोविंद दास, मदन मोहन मालवीय आदि महान व्यक्तियों की जानकारी आपने ढूंढनी है और नोटबुक में लिखनी है। तो आइए हम अंतिम भाग देखते हैं। कौन सा? भाषा बिंदु। भाषा बिंदु यानी इसमें व्याकरण। इसमें कौन सा व्याकरण आया है? शब्द युग्म। प्रश्न है आपको, देखिए भाषा बिंदु में क्या है? शब्द युग्म पूरे करते समय वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म पूरे करते समय। विद्यार्थी मित्रों, क्या है शब्द युग्म? किसे कहते हैं शब्द युग्म? शब्द युग्म भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उससे यह शब्द युग्म बनते हैं। तो देखिए शब्द युग्म में हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या दिया है। घर, और आपको देखिए पाठ्य पुस्तक में देखिए आपको रिक्त स्थान दिए। रिक्त स्थान में आपको भरना है, शब्द भरना है और फिर उसका वाक्य तैयार करना है। हम कई से बोलते समय घर घर, यानी कौन सा शब्द भरा है? घर। और उसका वाक्य हमने तैयार किया। देखिए घर घर में दीपावली मनाई जा रही है।
दूसरा है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान क्या शब्द हम रिक्त स्थान में भरेंगे? अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। गुरु ने शिष्यों को ज्ञान अज्ञान से जुड़ी रोचक कथाएं सुनाई। तीसरा है भला, और रिक्त स्थान में क्या भरना है? बुरा। भला बुरा, राम ने गुस्से में आकर भला बुरा कहा। फिर चौथा है प्रचार, रिक्त स्थान में भरना है प्रसार। प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर अगला शब्द है भूख। भूख क्या भरना है? रिक्त स्थान में प्यास। भूख प्यास, महर्षि वेद व्यास ने अपने तप के बल से भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर ली। और आखिरी शब्द है भोला, रिक्त स्थान में भरना है भाला। भोला भाला, अर्थात वाक्य क्या होगा? अजय बहुत भोला भाला लड़का है। इस प्रकार ये शब्द युग्म में जो शब्द आए थे उन्हें पूरे करके हमने उसके वाक्य बनाए। अलग रूप में हम अगली बार व्याकरण हम फिर से देखने वाले। लेकिन विद्यार्थी मित्रों जो भी है वो सब अपने जो भाषा बिंदु में जो आया है वो अपने अपनी नोटबुक में लिखना है, और फिर से एक बार इस कविता को आपने पढ़ना है, उसका भावार्थ आपने समझ लेना है। तो ये कविता, ये पद्य यहाँ पर समाप्त होते। धन्यवाद।